Hello dear students, this is Dr. Isha Kavi from Physics student, and we are going to start the third part of the topic that we were continuing, that is the paper Jan 2021, 36 to 50 questions we are going to discuss. Chaliye. So question number 36, which series of the hydrogen spectrum has a wavelength in the visible region? देखिए बेटे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के दो ही तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन तो इसका बनता है कि वेवलेंथ कौन से रीजन में लाई करती है, जैसे कि ये क्वेश्चन है। एक इसका बनता है उसकी कैलकुलेशन। तो जो रीजन है इसमें से ये जो बामर सीरीज है, दिस वन, दिस लाइज इन द विजिबल रीजन, लाइमन इट लाइज इन द यूवी रीजन, एंड पास्ट इन ब्रैकेट एक फंड भी होती है, दे लाई इन आई आर एंड फार आई आर रीजन, ये इस रीजन में लाई करती है। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ लेवल्स स्प्लिटिंग लेवल्स इन 2p ऑर्बिट। जो p ऑर्बिट होता है वो 3 लेवल्स में स्प्लिट अप होता है, -1 0 +1। सिमिलरली जो d ऑर्बिट होगा, अगर जैसे p पूछा है d पूछा जाए, -2 -1 0 1 2, सो इट इज स्प्लिटेड इनटू 5 लेवल्स। हमसे पूछा 2p गया है, इट विल स्प्लिट इनटू 3 लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the electron in the hydrogen atom jumps from the third orbit to the second orbit, then the wavelength of the emitted radiation is। आपको मैं यही बोल रही थी, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से दो ही तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये क्वेश्चन हम रेडबर्ग फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। रेडबर्ग फॉर्मूला होता है 1/λ, जो कि एक्चुअली किसके इक्वल होता है, यू नो दिस थिंग, ये वेव नंबर होता है। सो nf² - ni²। आपसे बोला गया है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्ड ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। सपोज करो आपको पेपर में कंफ्यूजन हो जाए, तो भी आपको कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, 1 किसको लिखना है 2 किसको लिखना है, बताती हूँ वो भी कैसे आपको आइडिया लगेगा। 1/λ इक्वल्स टू r 1 माइनस 1/2² माइनस 1/3²। अब यहाँ पे हम इसको अगर सॉल्व करें तो 4 और 9, इट बिकम्स 36। तो यहाँ पे आ गया 9 and -4, so it becomes 5r over 36. So this is the final result. तो हमसे पूछा लैम्डा क्या है, ये रेसिप्रोकल है। देखो कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन ये भी दे रखी है, तो आपको याद रखना ये रेसिप्रोकल और वेवलेंथ आता है। सो लैम्डा इज 36/5r। अगर सपोज करो किसी बच्चे को कंफ्यूजन हो कि NF क्या है और NI क्या है, अगर आप इसे यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तब भी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। रीजन बीइंग, करते करते आपको आइडिया लगेगा कि अगर सपोज आपने गलत भी कर दिया, यहाँ पे 9 पुट कर दिया और यहाँ पे 4 कर दिया, तो माइनस करोगे तो 4 - 9/36, आपको खुद को आइडिया लग जाएगा कि ये तो नेगेटिव में आ गया, दैट मीन्स कि उल्टा लिया हुआ है। ठीक है, तो जो भी अगर करते हुए कंफ्यूजन से भी ऐसा आंसर आ रहा है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। -5 आ रहा है तो आपकी नॉलेज में ही है कि वेवलेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। सो इट विल बी डन इन दिस वे। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, द परटर्बेशन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन एज। दो तरह के फील्ड्स की वजह से परटर्बेशन स्टडी करी जाती है, एक इलेक्ट्रिक और एक मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक में जो है एप्सिलॉन का रोल होता है, मैग्नेटिक में परमेबिलिटी का रोल होता है, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड का रोल होता है। परटर्बेशन, बिकॉज परटर्बेशन का मतलब क्या होता है, परटर्बेशन इज द डिस्टर्बेंस, इट इज द डिस्टर्बेंस फ्रॉम स्टेबल पोजीशन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए -μ.b, ये 2 बार क्वेश्चन आया पेपर में। नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 1 होते हैं। क्यों होते हैं, सिंपल क्यूबिक में 1 क्यों होते हैं, प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होते हैं। इसमें 1 इसलिए होते हैं क्यों, क्योंकि इसमें एटम्स जो हैं ओनली एट कॉर्नर्स होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए एक फॉर्मूला एम्प्लॉय किया जाता है, वो फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, कॉर्नर वाला डिवाइडेड बाय 8, फेस
डिवाइडेड बाय फेस का डिवाइडेड बाय 4 एंड बॉडी सेंटर इज 1। ठीक है, सो दैट मीन्स जितने एटम होते हैं उसके अकॉर्डिंगली फिर हम उसकी कैलकुलेशंस कर लेते हैं। इसकी कैलकुलेशंस में जो बीसीसी होता है उसके अंदर हम कहते हैं कि एटम जो हैं एक कॉर्नर्स के साथ साथ प्लस बॉडी सेंटर होता है, एक बॉडी के सेंटर पे एक एटम होता है। तो इसलिए इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो इन टोटल हमारे पास कितनी आ जाती है, 1 + 1 करके 2। सिमिलरली जो एफसीसी होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 4 होते हैं। आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए एक ट्रिक से याद करवाया था मैंने आपको, SBF, SBI होता है वैसे SBM 1 2 4। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हम in a power supply which block indicates a smooth DC, it is DC, smooth DC output। स्मूथ डीसी आउटपुट, स्मूथ वर्ड जहां आ गया मतलब वो स्टेबल होगी, स्टेबल मतलब वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, मतलब वो रेगुलेट होगी, तो इट इज अ रेगुलेटर। अब ये जो इसके अलावा तीनों ऑप्शन है तीनों को पढ़ लेते हैं। फिल्टर क्या करते हैं, फिल्टर ये इसमें से इट रिमूव्स डीसी फ्रॉम एसी। ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को अप करता है या वोल्टेज को डाउन करता है। रेक्टिफायर ये भी यही करता है, इट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी टू डीसी, एसी को डीसी में बदल देता है। आगे ये दो तरह के होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर, full wave rectifier, these occurs in 2 types। And the next after this, the DC current through each diode in a bridge rectifier equals to। bridge rectifier में देखो बेटे आपके सिलेबस में ना 3 रेक्टिफायर्स हैं, अभी बताती हूँ, पहले इसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। द डीसी करंट थ्रू ईच रेक्टिफायर इज इक्वल टू लोड करंट। क्यों, ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स होते हैं। मैं आपको थोड़ा सा इन डायोड्स के बारे में बताना चाहूंगी। एक बेटे 3 तरह के रेक्टिफायर्स हम पढ़ते हैं इन टोटल। एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, मैंने 3 बोले क्योंकि फुल वेव 2 तरह के हैं, सेंट्रल टर्म और ब्रिज। मैं ब्रिज टैप लिखने लगी थी, इट इज ब्रिज रेक्टिफायर। ओके, तो इन दोनों रेक्टिफायर्स का आपको अपने पास एक टेबल बनाना है। जैसे कि इनकी पीक इनवर्स वोल्टेज आपको मैं ही बता देती हूँ, इसकी 2 VM होती है, इसकी VM होती है। इसकी जो एवरेज डीसी है, ये दोनों ही जो एवरेज डीसी करंट है वो इसका आता है 2Im/π, इसका 2Im/π। एफिशिएंसी 40.6%। फुल वेव रेक्टिफायर की कंबाइंड एफिशिएंसी दोनों ही जैसी होती है, दोनों की 81.2%। ठीक है, 2-3 बातें मैंने बता दी, 2-3 बातें आप इनकी करके इनका टेबल जरूर कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43। Why is heat produced in a diode? Heat production is actually the heating effect of the current। heating effect of the current हमने पढ़ा ही है कि I²RT। तो जब भी हीटिंग होती है वो किस वजह से होती है, ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू द डायोड। और इनमें से कोई भी ऑप्शन इसके रिगार्डिंग ओके नहीं है। नेक्स्ट वी कम टू द कैपेसिटर दैट प्रोड्यूसेस एन एसी ग्राउंड। कैपेसिटर जो एसी को ग्राउंड को भेज देता है। ये आपने कहाँ देखे होंगे, जब भी एक्चुअली हम ऑसिलेटर्स के सर्किट्स देखते हैं या एम्पलीफायर्स के सर्किट देखते हैं, उन सर्किट्स में ना स्टार्टिंग में एक कैपेसिटर लगा होता है और उसके बाद आगे सारा सर्किट होता है। ये कैपेसिटर क्या करता है, क्योंकि डीसी को तो ये ब्लॉक कर देते हैं, एसी को आने देते हैं। जब एसी इसके अंदर से आती है तो ये इस एसी को, ये कैपेसिटर आगे ग्राउंडेड होता है। तो जितनी भी एसी होती है उस एसी को ये ग्राउंड को दे देता है, दिस इज ग्राउंडेड। सो याद रखना है, इट इज जो एसी को ग्राउंड को दे देता है वो कैपेसिटर स्टार्टिंग में लगाया जाता है हर सर्किट के। यहाँ पे कोई भी सर्किट होगा, सी एम्पलीफायर का सर्किट होगा,
whatever the circuit we needed for that, for the purpose we are using it. तो उन सब में जो स्टार्टिंग में कैपेसिटर लगाया जाता है वो एसी को बाईपास कराता है, इसलिए उसको बाईपास कैपेसिटर बोला जाता है। ठीक है, अब डीसी ओपन कुछ नहीं होता, एसी ओपन कुछ नहीं होता, ये दोनों तो जस्ट एक टाइप होती हैं कि आप डीसी नहीं दे रहे हो तो डीसी का रास्ता खोल दिया जाता है, और एसी नहीं है तो उसके लिए ओपन सर्किट होता है। कपलिंग कैपेसिटर इज अ काइंड ऑफ कैपेसिटर। अब ये कपलिंग कैपेसिटर क्या होते हैं? कपलिंग कैपेसिटर बेसिकली कैपेसिटर होते क्या है? इट इज यूज्ड टू इट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द एनर्जी। It is used to transfer the energy within an electric network or between two distinct networks। उसके लिए इनको यूज किया जाता है या तो सेम ही नेटवर्क के अंदर या दो अलग नेटवर्क्स के लिए जब लगाना हो कैपेसिटर तो वो कपल करता है, उनको जोड़ता है। ठीक है, कपलिंग बिटवीन टू डिस्टिंक्ट नेटवर्क। और जो बेसिकली बाईपास कैपेसिटर होते हैं इसकी भी एक बड़ी प्रॉपर डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन ये है, it decouples, it is used to decouple one part of electric circuit from another part। तो इसको कई बार बाईपास कैपेसिटर को डीकपलिंग कैपेसिटर भी बोल देते हैं। तो याद रखना है, बाईपास कैपेसिटर का एक और नाम भी होता है डीकपलिंग कैपेसिटर। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 पे। नाउ द क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट कॉजेज द डिप्लीशन रीजन? डिप्लीशन रीजन इज कॉज ड्यू टू डिफ्यूजन। डिफ्यूजन कैसे? जैसे सपोज करो डिप्लीशन रीजन कब आती है? जब पी और एन टाइप के कैरियर्स साथ होते हैं, ये पी और एन है, होगा क्या? इधर से होल्स मूव होंगे उधर की तरफ और इधर से इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे इधर की तरफ। जब हम इनको बैटरी लगा देंगे तो ये डिफ्यूज होने शुरू हो जाएंगे इधर से उधर, और उस डिफ्यूजन की वजह से एक ऐसा रीजन बन जाता है दोनों में जहां पे कि सिर्फ चार्ज कैरियर रह ही नहीं जाते, वो रीजन खाली हो जाता है। और उस रीजन में बचता क्या है? इमोबाइल इमोबाइल आयंस बचते हैं। ठीक है, एंड दैट रीजन हैज इमोबाइल आयंस, क्योंकि चार्ज कैरियर्स इस रीजन में खत्म ही हो जाते हैं। सो डिप्लीशन रीजन इज कंसिस्ट ऑफ डिफ्यूजन, ड्यू टू डिफ्यूजन इट अकर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ इमोबाइल आयंस। तो इसमें इमोबाइल आयंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, सिल्वर एटम कंबाइंस इनटू एन ऑर्डरली पैटर्न। कोई भी एटम जब एक ऑर्डरली पैटर्न में कंबाइन होते हैं तो उन वो हमेशा क्रिस्टल ही बनाते हैं। ठीक है, so these are the type of bonding and semiconductors they are also covalent। तो एक तरह की बात तो ये दोनों तो सेम ही ऑप्शंस थी काइंड ऑफ। तो सेमी जो सिल्वर एटम है मिलके वो क्रिस्टल बनाएंगे। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर, uncertainty principle, Heisenberg uncertainty principle is applicable to all the types of atom, both subatomic, large, यहाँ पे both macro और micro दोनों लिखा हो तो भी चल जाएगा। so, दुनिया की हर चीज पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, a voltage will influence only if the circuit is, एक सर्किट को वोल्टेज कब इन्फ्लुएंस करेगी? ये इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक्स हो जाते हैं। देखिए अगर आपका एक सर्किट है, उस सर्किट में बैटरी लगा रखी है लेकिन वो सर्किट कहीं से ब्रेक है और यहाँ पे ये बल्ब लगा हुआ है, तो हमारी कॉमन सेंस भी कहती है कि ये बल्ब नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि सर्किट यहाँ से ब्रेक है। तो दैट मीन्स कि सर्किट क्लोज्ड होना चाहिए, पूरा सर्किट कंप्लीट होना चाहिए, वो तभी काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 49, टू डिस्क्राइब अ डायनेमिक सिस्टम वी मस्ट हैव द नॉलेज ऑफ, ये स्टैट का क्वेश्चन है। इसके अंदर किसी भी डायनेमिक सिस्टम को अगर आपने पूरी तरह समझना है तो उसकी पोजीशन और मोमेंटम
दोनों चीजों की नॉलेज आपके लिए जरूरी है। पोजीशन, वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड। मोमेंटम, वी हैव 3 कोऑर्डिनेट्स px, py and pz. So that means it is actually a 6-dimensional space. It is a 6-dimensional space. और इस स्पेस को हम बोल देते हैं फेज स्पेस, जो कि हमारा पिक नीचे वाला क्वेश्चन भी है। फेज स्पेस इज, इट इज 6-dimensional. तो दैट मीन्स ये दोनों क्वेश्चन एक ही टाइप के थे। So it completes the third part. Let me check if anything is left here in the complete paper. So if you have any query, you can message us and we will be there for your help. And do subscribe our channel. Thank you so much, and we'll meet in the next topic with the next paper. Thank you.